हेलो, नमस्कार विद्यार्थिनी बहनों, शुभ प्रभात। આપણે તમારા હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં 21મો જે લેસન છે એની ચર્ચા ઉપર આપણે અત્યારે છે એની ચર્ચા શરૂ કરવી છે। આમ તો મેં તમને યાદી આપી દીધી છે કે જે અભ્યાસક્રમમાં 30% કટ થયેલા છે લેસન, એમાંનો જ એ લેસન ખરેખર તો છે 21મો લેસન અભ્યાસક્રમમાં ના કટ થયેલો નથી, છે જ અગત્યનો છે આ તો પાઠ, યાદ રાખજો। અને એનું ટાઇટલ છે ક્રાંતિकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी शेखर का बचपन 21મો પાઠ, બહુ અગત્યનો પરીક્ષા માટે, કારણ કે 30% બાદ છે એમાં નથી, તમે યાદીમાં જોઈ શકો છો। અને એ એના લેખક છે અગ્નેયજી, એનું ઉપનામ છે અગ્નેયજી। ખરેખર તો એનું નામ છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ, સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન, સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન અગ્નેયજી એમનું ઉપનામ રાખી અને સાહિત્ય જગત, हिंदी સાહિત્યમાં એ ઘણું બધું એમણે કામ કર્યું છે। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में ए नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में रहे। अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कुशियानगर में हुआ था। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता और बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे और उन्होंने लाहौर में एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने उसके कारण कारागार में भी रहना पड़ा था। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी काम किया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पण एमणे आवुं सारुं काम कर्युं छे। अग्नेयजी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं और विद्रोह के उसके साहित्य के मूल चेतना है। अग्नेयजी की साहित्य की मूल चेतना विद्रोह है और उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण, प्रेमचंद नो गोदान ए उपन्यास और एना पछी शेखर एक जीवनी, એટલે આપણને જે અહીંયા પાઠ આપણે અભ્યાસમાં લીધો છે એ શેખર એક જીવની એનો ભાગ 1 આ એનું પ્રકરણ છે, એ યાદ રાખજો। જોડકામાં આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે। गोदान के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्हें आंगन के पार काव्यकृति पर साहित्य का आंगन के पार एमनी काव्यकृति माटे पण एमने साहित्य अकादमीनो पुरस्कार पण एमणे मेळवी चूक्या छे। कितनी नावो वे कितनी बार पुस्तक पर एमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पण प्रदान थई चूकेल छे। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर क्षण पर और बाबरा अहेरी, अरि और करुणा प्रभावमय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक ए मैगजीन का भी संपादन भी किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके एक प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज पर लक्षित है। स्वातंत्र्यની खोज, આપણો દેશ ત્યારે એ ગાળામાં ગુલામીની જંજીરોમાં, અંગ્રેજોના એ ગુલામી તળે હતો, એટલે ત્યારે આવા બધા ક્રાંતિવીરો એ ખૂબ કામ કરતા હતા દેશ સેવા માટે અને દેશને આઝાદ કરવા માટે, અને એમાંનું એક આ ચરિત્ર એટલે ક્રાંતિકારી એનું નામ જ રાખ્યું છે ક્રાંતિकारी शेखर। અને એનું બચપન અને ત્યાંથી કોલેજ જીવન સુધીનો એ સમયની આમાં વાત કરી છે। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी
का हिमायती। बचपन में उसके जीवन का कुछ अंश उपन्यास में यहाँ संकलित है। अंग्रेजी का विरोध और इसके बजाय हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी पर उसका प्रभाव था, हिंदी को प्रभावित करता था और स्वदेशी चीज़ों का वे आग्रही था। और उसके परिवार का जो वातावरण था, कुटुंब का जो वातावरण था, वो तमने आવો एक प्रश्न पर पूछा है कि शेखर का चरित्र चित्रण, शेखर का नाटक लिखने का कब आरंभ किया और क्यों? शेखर के घर में अंग्रेजी का गहरा प्रभाव था, किस आधार पर हम कह सकते हैं? આવો પ્રશ્ન પણ આવી શકે છે। એટલે અહીંયા ટૂંકમાં એ સમયગાળો દેશની આઝાદી માટેનો એક આખો 1940 અને એની આસપાસનો જે સમયગાળો છે, પછી છેક 47 સુધી તમે આવી જાઓ, દેશ આઝાદ થયો 15 ઓગસ્ટ ત્યાં સુધી, તો એ સમયમાં કેટલા બધા ચરિત્રો જે ક્રાંતિવીરો, બહુ નરબંકાઓ માતૃભૂમિ માટે, આ દેશની આઝાદી માટે એ બહુ મોટું એ કામ કરી રહ્યા હતા। અને એમાંનું જ એક આ ચરિત્ર એટલે ક્રાંતિકારી શેખર, અને એમના ઉપર આખો એક ઉપન્યાસ, એક નવલકથા લખાણી છે। એટલે અહીંયા असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया था। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तो वह हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े का उतार कर रख दिए। विदेशी कपड़ा एना घरमां विदेशीનું આખું વાતાવરણ હતું, પણ એણે વિદેશી કપડાનો ત્યાગ કરી નાખે છે અને સ્વદેશી કપડાની જોડીઓ બહુ ઓછી એમની પાસે હતી અને બહુ ઓછી હતી એટલે બારોબાર જવાનું પણ એ ટાળતા હતા શેખર, કારણ કે મર્યાદિત કપડાં હતા અને વિદેશના કપડાઓની એમણે એનાથી નફરત થઈ ગઈ હતી, रख दिए थे। और 2-4 मोटे विदेशी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा और बाहर घूमने मिलने जाना उसके छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। एमनी पासे बहार जवा माटे जे जोड़ी जोईए जे पूरती संख्यामां ए जोड़ी नहोती, 2-4 एवी जोड़ी मोटी हती अने ए जोड़ी पहेरीने पछी ए त्यां ज पोताना घरे ज वधारे रहे कि आसपासमां रहे, पण बहार जवानो टाळता हता, कारण के एमनी पासे आवो एक प्रश्न तमने समजमां आवे कि एमनी पासे जे विदेशी कपड़ाओ हता ए बधा एनो त्याग करी नाखे छे। और प्रायः दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था और बाहर देखा करता था कि कभी वे दूर से जब बहुत से कंठों से, कंठ એટલે ગળું કે સંવેદ પુકાર ઉસ તક પહોંચते थे। અને એ સમયે આઝાદીની ઘણી બધી આંદોલન, એની ચેતના જાગી ઉઠી હતી ગામડામાં, કસ્બામાં, શહેરોમાં। અને એ બારી ઉપર જાય અને બારી પાસે બેસી અને ખિડકી પાસે બેસી અને પેલો સાંભળ્યા કરતો હતો કે ગાંધી કા બોલબાલા દુશ્મન કા મુંહ કાલા, અને આ સાંભળીને સામોએ જવાબ આપતો હતો અને એને ગમતું હતું। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते थे, એને આનંદ થતો હતો। गांधी की बोलबाला और दुश्मन का मोह काला रूढ़ि प्रयोग है, दुश्मनों नो मोह काढ़ू ए याद रखो। और वह खिड़की के पास से पुकार उठता था, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मोह काला, ने हमें पाछो आवो प्रत्युत्तर आपतो तो। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी। અને એ તો એમાં જવા માટે થનગરાટ હતો, પણ એનાથી આગળ જઈ શકતો નહોતો, કારણ કે ઘરમાં બધું વાતાવરણ જુદું હતું, એનાથી ઊંધું વાતાવરણ હતું, એનાથી વિરોધી વાતાવરણ હતું, અને એટલે એનાથી આગળ જઈ શકતો નહોતો। ઘરના માતા પિતાને એને अनुमति नહોતા આપતા, मंजूरी नહોતા આપતા, न होता था कि એના ઉપર अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। અને એના ઉપર એક અંકુશ હતો, कंट्रोल હતો, દબાણ હતું કે અને એટલે એ કંઈક એવો માર્ગ શોધવા માટેનો એક કોશિશ કરતો હતો। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए। एक दिवसનો પ્રસંગ છે કે माँ સિવાયના બધા એ બહાર ગામ ગયા હતા અને माँ એકલી હતી, એ ઉપર હતી रूमમાં। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर में सब कमरों में से विदेशी कपड़ों को बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया और फिर लैंप लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला और तेल का पीपा चौक नौकरों के पास रहता था, जहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और
आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी क्या बोलबाला है, दुश्मनों का मुंह काला। આમ એક દિવસ એમણે જ્યારે એક ઘરના સભ્યો બધા બહાર ગયા હતા અને એની માં હતી એ ઉપર એક કોઠરીમાં બેઠી હતી અને પછી એણે બધા રૂમમાં જઈ અને પેલા વિદેશી કપડાઓ જે હતા એ વિદેશી કપડાઓ લાવીને ફળિયામાં બધો ઢગલો કરે છે અને એના ઉપર પેલું ઘાસ તેલ નાખે છે અને બાકસ લઈ અને એ વિદેશી કપડાની ટોપમાં હોળી કરી નાખે છે અને એને આનંદ થયો। વિદેશી વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કર્યો, વિદેશી કપડાનો બહિષ્કાર કર્યો અને એ નાચવા લાગ્યો અને પેલા સૂત્ર પુકારવા લાગ્યો, ગાંધીની બોલબાલા है અને એ વિદેશીઓ का मुंह काला है। आम थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ा देर में शेखर को गाल में मानो विदेशी हो गया, जलने लगे और लेकिन ढेर राख हो गया। પણ માએ આવીને જોયું ત્યાં તો આ બધું એ રાખ થઈ ગયું, તો કપડાની હોળી થઈ ગઈ હતી। शेखर ने मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी અને શેખરના મનમાં વિદેશી વસ્તુઓ અને વિદેશીઓ પ્રત્યે एकदम घृणा એટલે नफरत થઈ ગઈ थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व है। हाँ नहीं, आतंक भरा हुआ है हमारी नस नस में। એનું એ વિદેશીઓનું नस नस में એ પ્રભુત્વ नहीं, आतंक છે, एक जातનો आतंक भरा हुआ है। और उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी, और यह देखने लगा कि यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों के अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, उन्होंने अभी सीख रहा है। उसने पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी, और उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन पर बिताना होता था वह एक अमेरिकन मिशनरी था। पहला गुरु ये पण एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत शक्त धक्का लगा, जिसे वह घृणित समझता हूँ उसे विदेशी के माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। आम एमने अंग्रेजी प्रत्ये विदेशी प्रत्ये एवडी घृणा हती, नफरत हती। एना अभ्यासमांथी बोलचालमांथी अंग्रेजी शब्दों दूर थाय ए माटेनी कोशिश बधी करी छे अने हिंदीनुं प्रभुत्व थाय, हिंदीनो महावरो वधारे थाय एवी कोशिश करे छे। बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और सभी चेष्टा से अपनी बातचीत में अंग्रेजी शब्दों ने एने दूर करवानी कोशिश करी और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक गांधी जी प्रत्ये स्वदेशी प्रत्ये एक श्रद्धा प्रकट करवा माटेनुं बीजुं कोई प्रमाण नहोतुं अने ए माटे एमणे एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अपनी ताजी थी, इसलिए उसने लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई और प्रस्तावना में ज्यों की त्यों त्यां हथियालाली केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा और उसके बाद नाटक का आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है। आ नाटकનું નામ હતું એક સ્વાધીન લોકતંત્ર ભારત का विराट स्वप्न। તમને આવો એક વાક્યમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે क्रांतिकारी शेखर ने किस नाटक लिखा, तो उसने नाटक लिखा कि एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, उसके प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था और उसने अपने शेखर का प्रतिभा सूर्यास्त से सुनहरे टापू की छाप लेकर
शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त का स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छपा कर रख दिया और अपने साहित्यिक प्रयत्नों की गति से उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपने वह नाटक एक मूल्य रत्न किसी से नहीं दिखाया और सरस्वती को भी नहीं। और हर समय वह जहाँ वह जाना जाता था, मन में एक ध्वनि गूंजती थी कि मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया। स्वाधीन बाधाहीन भारत का उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता ने एक दिन दौरे पर जा रहे थे। शेखर साथ में था અને બાંકીપુર રેલવે સ્ટેશન પર એક અંગ્રેજ કોઈ એવો યુવાન આવે છે અને એને અંગ્રેજીમાં બોલે છે, પણ આ કંઈ બોલતો નથી અને ત્યાંનો પણ એક આખો પ્રસંગ પણ આમાં મૂકેલો છે। બાંકીપુર સ્ટેશન પર એ સામાન રખકર એ પિતા પુત્ર વેઇટિંગ રૂમમાં એ ફરતા હતા અને शेखर कुछ आगे पिता के पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर को उन्मुख से अंग्रेजी में बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। आऊँ पूछूं, आने कोई जवाब ना आया। शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सूट पहनने था और अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद यह उसे अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। एनो अहंकार હતો, અંગ્રેજીની ટોપી પહેરી હતી અને એનો પરિચય આપવા માંગતો હતો, પણ એને કારણ કે આને તો અંગ્રેજી પ્રત્યેને એ તિરસ્કાર હતો અને એટલે એના પિતા પછી એને ખખડાવે છે અને ઘરે આવીને એની માતાને પણ કહે છે कि दूसरे दिन पर पिता ने माँ से भी कहा कि हमारा लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। और शेखर ने आ બધું સાંભળી લીધું છે। એટલે આમ રેલવે સ્ટેશન ઉપર પણ એમણે કોઈ જવાબ ન આપ્યો પેલાને, કારણ કે એને જવાબ નહોતો આવડતો એવું નહોતું, પણ એને અંગ્રેજી પ્રત્યેનો એવો એક વિરોધ હતો। એટલે उसने दैनिक रोज में कहा कि माय नेम इज डू यू गो टू स्कूल, मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर के पिता वहाँ न होते, पर यह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह भर उठा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उनकी जानता नहीं। पर उसने धुना से लड़के की ओर देखा और उसे कोई उत्तर नहीं दिया। पिता ने क्रोधित स्वर में कहूँ कि शायद उस लड़के को जलाने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया और लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा इधर आओ। शेखर ने उसके पीछे पीछे वेटिंग रूम में आ गया और पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। અને આમ એના પિતા પકડાવે છે તો જવાબ નથી થતો। આમ ટૂંકમાં શેખર એક જીવની એ ચરિત્રમાંથી એક ઉપન્યાસમાંથી આ લેવામાં આવેલો નાનકડો પાઠ, આ ચરિત્ર એકવાર બરાબર વાંચજો અને આ જે મૂકેલા પ્રશ્નો છે शेखर का चरित्र चित्रण, शेखर का नाटक लिखना कब आरंभ किया, क्यों, આ મહત્વના પ્રશ્નો છે અને આવી રીતે એકવાર વાંચી લેજો અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આવતીકાલે હોમવર્કમાં એ ખાસ મૂકી દેવાના છે। બહુ સરળ પાઠ છે, નાનકડો બે જ પેજ છે માત્ર, પૂરા 2 પેજ ન કહેવાય, એમાં થોડો કવિ પરિચય આવી જશે 2 પેરેગ્રાફ। તો આશા રાખું છું કે વ્યવસ્થિત રીતે પાઠનું એકવાર બરાબર વાંચન કરી લેજો અને પછી સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લખજો, બરાબર વિડીયો જોઈ લેજો, બરાબર। ફરી પાછા નવા ટોપિક સાથે આપણે આગળ વધીએ એટલે પરીક્ષામાં ઉપયોગી એવો પાઠ છે। તો અહીંયા આ મારી વાતને વિરામ આપું છું। આવતીકાલે હોમવર્કમાં ફરી પાછા આપણે નવા લેક્ચરમાં મળશું। અસ્તુ, જય હિન્દ।